हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सानवी की पाठशाला। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट एग्ज़ाम में हमेशा पूछने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लिटरेरी मूवमेंट्स इन लिटरेचर एंड स्कूल ऑफ पोएट्स ग्रुप, जिनसे मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको आज वीडियो में वन शॉट वीडियो में सारे लिटरेरी मूवमेंट्स एंड उनसे रिलेटेड पोएट्स को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि यह एक ऐसा टॉपिक है जिसमें यूजीसी नेट में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ में सेट और ऑल स्टेट से जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो बिना देर किए हुए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये लिटरेरी मूवमेंट्स क्या है और स्कूल ऑफ पोएट्स ग्रुप क्या है। तो फ्रेंड्स, इन इंग्लैंड लिटरेचर का जब प्रचलन था, राइटर अपने वर्क लिख रहे थे, उसी दौरान जो पीरियड आते गए उसमें कुछ लिटरेरी मूवमेंट्स आए और उनसे रिलेटेड पोइट्स भी इंडिविजुअली जुड़े। तो कौन कौन से लिटरेरी मूवमेंट्स आए लिटरेचर में उसको देखेंगे और कौन कौन से पोइट्स उनसे रिलेटेड थे, जुड़े थे, उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे फ्रेंड्स मेटाफिजिकल पोइट्री। तो यह एक लिटरेरी मूवमेंट्स है जिसका ओरिजिन हुआ था 17th सेंचुरी में, ठीक है। और इस टर्म को मेटाफिजिकल पोइट्री को किसने कॉइन किया था? तो इसे कॉइन करने वाले थे सैमुअल जॉनसन, जो 17th सेंचुरी के एक फेमस पोइट क्रिटिक रहे थे। उन्होंने एक वर्क लिखा था अपना लाइव्स ऑफ द पोइट्स, जिसमें इन्होंने बहुत सारे पोइट्स राइटर्स का बायोग्राफी लिखा था इस वर्क में। तो जब वो फर्स्ट चैप्टर में लाइफ ऑफ अब्राहम कौले का जिक्र किया, तो इसी चैप्टर में इन्होंने मेटाफिजिकल पोइट्री को टर्म दिया था और इसमें इन्होंने बताया था कि he used the term metaphysical poetry to describe the work of these 17th century poets। मतलब इस बुक में लाइव्स ऑफ द पोइट्स में इन्होंने मेटाफिजिकल पोइट्री को टर्म दिया था और बताया था कि जो 17th सेंचुरी के जितने भी पोइट्स हैं उनका वर्क एक दूसरे से रिजेंबल करता है, सब एक जैसा लिखते हैं। इनसे जो रिलेटेड, इस लिटरेरी मूवमेंट से जो रिलेटेड जो पोइट्स हैं वो है जॉन डन, दूसरा है जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रयू मार्वल, अब्राहम कौले, रिचर्ड केरशॉ, हेनरी वगन, रिचर्ड ले, जॉन क्लीवलैंड, थॉमस थैरेने एंड एडवर्ड वेंसलोज। तो ये सारे जो राइटर हैं फ्रेंड्स वो है मेटाफिजिकल पोइट। तो आपको ये सारा राइटर को याद रखना है, पोइट्स को याद रखना है। और यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉन डन है, वो है मोनार्क ऑफ विट, मतलब ये मेटाफिजिकल पोइट्री जो टर्म है उनका हेड है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोनार्क ऑफ विट मेटाफिजिकल पोइट्री में कौन है? तो है जॉन डन। अब चलिए देखते हैं इसमें जो पोइट हैं वो उनका जो थीम होता था वो किस पे बेस्ड लिखते थे। तो ये सारे जो मेटाफिजिकल पोइट्स हैं वो थीम बेस्ड लिखते थे लव पे, डेथ पे, फेथ एंड द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस पे। तो इन सारे टॉपिक पे अपना पोएम को लिखते थे। और एक फेमस टर्म है कंसीट, तो ये अपने वर्क में कंसीट का यूज करते थे। कंसीट मतलब दो ऑब्जेक्ट को, ये दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं तो ये दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ जोड़ देते थे। जैसे कि जॉन डन ने एक अपने वर्क लिखे हैं कैनोनाइजेशन, उसमें उन्होंने एक कंपास को अपने लवर से कंपेयर किया है। तो मेटाफिजिकल पोइट्री में पोइट्स ने दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से रिलेट करके लिखे हैं, उसे हम कंसीट कहते हैं।
तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका मेटाफिजिकल पोइट्री। इसका ओरिजिन 17th सेंचुरी में हुआ था और इस टर्म को सैमुअल जॉनसन ने अपने वर्क लाइव्स ऑफ पोइट्स में फर्स्ट चैप्टर, जिसमें अब्राहम कॉले का बायोग्राफी इन्होंने बताया था, उसमें इन्होंने क्वाइन किया। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जितने भी पोइट्स इस टर्म से रिलेटेड है वो है ये 9-10। तो आपको याद रखनी है, क्योंकि मेटाफिजिकल से पोइट्री आपको छांटने के लिए दिया जाएगा कि इनमें से कौन से मेटाफिजिकल पोइट्स नहीं है, तो आपको वहाँ पे छांटना पड़ेगा। और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आपको मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में ये सारे टर्म्स आपको याद रखनी है। इनका जो वर्क था वो किस पे बेस्ड था, क्या यूज करते थे, वो भी आपको याद रखनी है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कैवेलियर पोइट्री। तो ये क्या है? तो कैवेलियर पोइट्री को सन ऑफ बेन एंड द ट्राइब ऑफ बेन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से सन ऑफ बेन कौन से हैं और एंड ट्राइब्स ऑफ बेन कौन कौन से पोइट्स हैं। तो ये तीनों नाम आपको याद रखनी है। फिर है फ्रेंड्स कैवेलियर पोइट्स का पोइट्री का ओरिजिन कब हुआ था? तो कैवेलियर पोइट्री का ओरिजिन 17th सेंचुरी में हुआ था, ठीक है। और इस कैवेलियर पोइट्री मूवमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था? तो ये जो लिटरेरी मूवमेंट्स था वो फोकस ऑन सिंपल एलिगेंट लिरिक दैट सेलिब्रेट लाइफ, लव एंड द प्लीजर ऑफ द मोमेंट, often reflecting the values and experience of the aristocratic class and the royalist couch। मतलब जो कैवेलियर पोइट्री के जो पोइट्स थे, इस लिटरेरी मूवमेंट के जो पोइट्स थे, वो अपने वर्क में फोकस करते थे सिंपल एलिगेंट लिरिक का, जो सेलिब्रेट करता हो लाइफ को, लव को एंड प्लीजर ऑफ द मोमेंट, मतलब जो आज है उस पर खुश रहने का, अपने मोमेंट जितने भी लाइफ के मोमेंट है उसमें प्लीजर रहने का, खुश रहने का, ठीक है। और ये रॉयलिस्टिक काउच पे भी फोकस करते थे, एरिस्टोक्रेटिक लाइफ पे भी। फिर आगे है फ्रेंड्स, आगे है कैवेलियर पोइट्स कौन कौन से थे? तो वो हैं रॉबर्ट हेरिक, थॉमस कैरियो, रिचर्ड लवलेस, सर जॉन सकलिंग, एंड्रयू मार्वल। तो ये पांचों मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैवेलियर पोइट्स हैं, जिसे ट्राइब ऑफ बेन के नाम से भी जाना जाता है और सन ऑफ बेन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि कैवेलियर पोइट्स 17th सेंचुरी में जो बेन जॉनसन वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर रहे थे। तो ये जो सारे जो पोइट्स हैं वो बेन जॉनसन के फॉलोवर्स थे, मतलब उनके शिष्य थे एक तरह से। तो इसलिए ये पांचों पोइट को सन ऑफ बेन एंड ट्राइब्स ऑफ बेन के नाम से जाना जाता है। अब ये जो पोइट हैं सारे, वो किस पे बेस्ड अपना वर्क लिखते थे? तो इनका जो वर्क था, पोयम था, वो बेस्ड रहता था थीम इनका सेंसेसुअल लव, सीजिंग द डे, रॉयलिस्ट एलिगेंस, सोशल लाइफ एंड गुड फॉलोशिप। तो ये सारे टॉपिक पे बेस्ड अपना पोएम को लिखते थे। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स है कार्पे डिएम एंड सीज द डे और सीज द डे। तो कार्पे डिएम क्या है? मतलब जो प्रेजेंट में अभी है उसे एंजॉय कर ले। तो ये सारे जो पोइट हैं पांचों, वो इस टर्म को अपने पोएम में भरपूर रूप से यूज किए हैं। कार्पे डिएम टर्म को सीज द डे, मतलब आज जो है उसे आप एंजॉय कर लें, कल क्या होगा वो कोई नहीं देखा है। इनमें से जो एंड्रयू मार्वल है, इनका मोस्ट फेमस पोएम टू हिज क्वाई मिस्ट्रीज, इसमें इन्होंने भरपूर रूप से कार्पे डिएम टर्म का यूज किया है।
तो आपको याद रखनी है कार्पे डिएम टर्म किसने यूज किया है, तो कैवलियर पोएट्स ने यूज किया है। और कार्पे डिएम टर्म का मतलब क्या होता है, सीज द डे। ठीक है, तो ये था आपका कैवलियर पोएट्री लिटरेरी मूवमेंट के बारे में, जिसका ओरिजिन हुआ था 17वीं सेंचुरी में। ये फोकस करता था एरिस्टोक्रेटिक क्लास पे, रॉयलिस्टिक काउज पे, प्लीजर ऑफ द मोमेंट पे। ठीक है, और इनके जो पोइट्स है वो पांचों इम्पॉर्टेंट है, और इनका जो थीम होता था वो कार्पे डिएम पे बेस्ड होता था। सोशल लाइफ, गुड फेलोशिप, सीजिंग द डे, रॉयलिस्ट एलिगेंस पे ये अपना वर्क लिखते थे। और पहले ही मैंने आपको एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये सारे जो पोइट हैं वो इन्फ्लुएंस थे बेन जॉनसन से, जिसके कारण इन्हें सन ऑफ बेन्स के नाम से भी जाना जाता था। तो ये सारे की पॉइंट्स आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स, नेक्स्ट है ग्रेवयार्ड एंड चर्चयार्ड पोइट्री। तो ये कौन सा लिटरेरी मूवमेंट्स है, तो इस लिटरेरी मूवमेंट्स का ओरिजिन हुआ था, ग्रेवयार्ड एंड चर्चयार्ड पोइट्री का जो ओरिजिन हुआ था वो हुआ था 18वीं सेंचुरी में। और ये क्या था, ये ग्लूमी मेडिटेशन ऑन मोरालिटी ऑफन सेट इन और अराउंड ग्रेवयार्ड एंड एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ डेथ, द आफ्टर लाइफ एंड द फ्लीटिंग नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ। मतलब ये जो लिटरेरी मूवमेंट्स हैं वो एक्सप्लोर करता था थीम ऑफ डेथ का एंड आफ्टर लाइफ का, और ग्रेवयार्ड पे बेस्ड ये अपना वर्क को लिखते थे। यह एक लिटरेरी मूवमेंट था जो थीम ऑफ डेथ पे बेस्ड होता था। ठीक है, और साथ में ये फ्लैटिंग भी करता था नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ का। ग्रेवयार्ड एंड चर्चयार्ड के जो पोइट्स हैं वो हैं थॉमस ग्रे, एडवर्ड यंग, रॉबर्ट ब्लेयर, थॉमस पार्नल, ओलिवर गोल्डस्मिथ, क्रिस्टोफर स्मार्ट, विलियम कॉपर, थॉमस वाटन, विलियम कॉलिंस एंड थॉमस चैटरटन एंड जोसेफ वाटन। तो ये सारे जो पोइट्स हैं वो चर्चयार्ड पोइट्स के नाम से जाने जाते हैं। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है दोनों नाम से कि ग्रेवयार्ड पोइट्स कौन कौन से हैं इनमें से, या फिर चर्चयार्ड पोइट कौन कौन से हैं। फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में छांटने में क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन से पोइट्स हैं कौन नहीं है, तो ऑड वन आपको छांटना पड़ेगा। इन पोइट्स का जो राइटिंग था वो बेस्ड था मोरालिटी पे, द ट्रांसिएंट ऑफ ह्यूमन लाइफ्स एंड द कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ एंड द आफ्टर लाइफ। इस पे बेस्ड ये अपना पोएम को लिखते थे। यहाँ पे फ्रेंड्स है ये सारे जो पोइट्स हैं उनमें से 4 पोइट्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है, जैसे कि यहाँ पे आप देख लें। जैसा कि यहाँ पे है फ्रेंड्स, एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, जो थॉमस ग्रे के द्वारा लिखा गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम है। इस पोएम के कोटेशन को भी पूछा जा सकता है और पूछा गया है। फिर नाइट थॉट्स, ये एडवर्ड यंग के द्वारा लिखा गया है। द ग्रेव, रॉबर्ट ब्लेयर के द्वारा लिखा गया है। नाइट पीस ऑन डेथ, थॉमस पार्नल के द्वारा लिखा गया है। तो ये इनके वर्क याद रखें, इन चारों राइटर को भी आपको याद रखनी है। अगला जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो है ऑक्सफोर्ड और ट्रांसटेरियन मूवमेंट्स। तो ये कौन सा लिटरेरी मूवमेंट्स था देखते हैं। तो इस मूवमेंट का ओरिजिन हुआ था इमर्ज इन 1830, मतलब 19वीं सेंचुरी में इस मूवमेंट का ओरिजिन हुआ था। ठीक है, एंड इस लिटरेरी मूवमेंट्स को इंट्रोड्यूस करने वाले थे वो थे जॉन केबल। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के इंट्रोड्यूसर कौन थे, तो जॉन केबल। फिर है इस मूवमेंट के जो सपोर्टर थे वो थे जॉन हेनरी न्यूमैन।
तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस मूवमेंट, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का, ट्रैक्टरियन मूवमेंट का जो इंट्रोड्यूसर है वो है जॉन केवल एंड सपोर्टर है जॉन हेनरी न्यूमैन। या जो मूवमेंट है वो है, इट इज़ अ रिलीजियस रिवाइवल विद इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड सेंटर्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, एम टू रिवाइव कैथोलिक ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस, influencing Victorian literature with themes of a spiritual struggle, devotion, and the sacramental nature of life। ठीक है, तो ये जो ट्रैक्टरियन मूवमेंट है वो चर्च से रिलेटेड है, चर्च ऑफ इंग्लैंड से रिलेटेड है, जो सेंटर्ड है एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। और इसका जो एम्ड है वो है टू रिवाइव कैथोलिक ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस, जो इन्फ्लुएंसिंग करता है विक्टोरियन लिटरेचर को। आगे है, इस लिटरेरी मूवमेंट से जो रिलेटेड जो पोइट्स हैं वो है जॉन हेनरी न्यूमैन, जो सपोर्टर है इस मूवमेंट का। फिर है जॉन केवल, जो इंट्रोड्यूसर है इस मूवमेंट का, एंड एडवर्ड पुसी, रिचार्ड हुरेल फ्राउड, चार्ल्स मॉरियट, रॉबर्ट विल्बर फोर्स, इसाक विलियम पाल्मर। तो ये सारे जो पोइट हैं वो ट्रैक्टरियन और ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से रिलेटेड है, तो आपको याद रखनी है। इन तीनों, जॉन हेनरी न्यूमैन, जॉन केबल एंड एडवर्ड पुसी, ये तीनों इम्पॉर्टेंट है, तो आपको याद रखनी। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको 4 में से 1 छांटना पड़ेगा, तो आपको सारे पोइट्स को नाम याद रखनी है। फिर इनके जो पोएम है जो ये लिखते थे, वो उनका मेन ऑब्जेक्टिव था पोएम लिखने का, टू रिस्टोर द सेम फेथ इन द चर्च इट एंजॉयड इन द मिडिल एज। मतलब ये अपने पोएम में चर्च के प्रति कैसे रिस्टोर करना चाहिए अपने फेथ को, उसके बारे में अपने वर्क में बताए हैं। तो ये रह गया आपका फ्रेंड्स ऑक्सफोर्ड और ट्रैक्टरियन मूवमेंट, जिसका ओरिजिन हुआ था 1830 में, एंड इंट्रोड्यूसर है जॉन केबल एंड सपोर्टर है जॉन हेनरी न्यूमैन। और ये जो लिटरेरी मूवमेंट्स है वो चर्च पे इन्फ्लुएंस था, चर्च पे ज़्यादा फोकस किया था, और इसका एम था कि चर्च के लोगों को कैसे कैथोलिक ट्रेडिशन से जोड़ सके। इनके जो पोइट्स है वो हैं, देख लीजिए, जॉन हेनरी न्यूमैन, जॉन केबल एटसेट्रा। और इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था पोएम लिखने का वो था कि लोगों को चर्च के प्रति फेथ जगा सके। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है कुछ जॉन हेनरी न्यूमैन के वर्क्स जो पूछे गए हैं। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी, लॉस एंड गेन, एपोलिजिया प्रोविटा सुआ, द ड्रीम ऑफ ग्रोनिटस। तो ये जो चारों वर्क है, इनमें से आपको 3 वर्क इनका याद रखनी है, अच्छे से पूछा जाता है। तो ये रह गया आपका ऑक्सफोर्ड और ट्रैक्टरियन मूवमेंट। अब चलिए नया नेक्स्ट देखते हैं कौन सा मूवमेंट है। आगे जो है लिटरेरी मूवमेंट वो है फ्रेंड्स प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड, जो एक विक्टोरियन टाइम पीरियड का लिटरेरी मूवमेंट रहा है। इसका जो ओरिजिन हुआ है वो हुआ है 1848 में बाय दांते गैब्रियल रोसिटी। दांते गैब्रियल रोसिटी, जिसे शॉर्ट में डीजी रोसिटी भी कहते हैं, इन्होंने 1848 में जब विक्टोरियन टाइम लिटरेचर का चल रहा था तो इस टर्म को फाउंड किया था। और इस लिटरेरी मूवमेंट के जो पोइट्स थे वो ग्रुप के थे इंग्लिश पेंटर्स, पोइट्स एंड आर्ट क्रिटिक्स। मतलब इस टाइम पीरियड के जो पोइट्स थे वो थे इंग्लिश पेंटर्स, कुछ पोइट्स थे एंड कुछ आर्ट क्रिटिक्स थे। इनका जो एम था फ्रेंड्स पोइट्री लिखने का, इस लिटरेरी मूवमेंट्स का, वो था टू रिवाइव
artistic ideal before the Renaissance and rejecting what they saw as the artificiality of contemporary art and embracing sincerity, detail, realism, and a return to nature as well as moral and spiritual themes. मतलब फ्रेंड्स, इस लिटरेरी मूवमेंट्स का जो एम था वो था टू रिवाइव आर्टिस्टिक आइडियल बिफोर द रिनासा। मतलब रिनासा टाइम पीरियड के बाद, रिनासा टाइम पीरियड के पहले जो आर्टिस्टिक आइडियल था उसे रिवाइव करने का इनका मेन पर्पस था और अपने वर्क में रिफ्लेक्ट करने का था, रिफ्लेक्ट करना था उनको स्पिरिचुअल थीम को, रिटर्न टू नेचर को, ठीक है, एंड मोरल को। एंड फ्रेंड्स, ये जो प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड जो लिटरेरी मूवमेंट्स है वो मैगजीन में पब्लिश हुआ था, द जर्म मैगजीन में, ठीक है। द जर्म है वो एक मैगजीन है जिसमें से यह जो मूवमेंट है प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड उसको पब्लिश किया गया था। ऑल पोइट्स, पेंटर्स एटसेट्रा पब्लिश देयर पोएट्री ऐसे इन इमेज इन द जर्म। मतलब प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड के जितने भी पोइट्स थे वो अपने वर्क को इस मैगजीन में पब्लिश किया करते थे, द जर्म मैगजीन में, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देन यह जो लिटरेरी मूवमेंट है प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड का, उसको एक शख्स ने अटैक भी किया था। किसने किया था? रॉबर्ट बचनन ने। रॉबर्ट बचनन ने एक वर्क लिखा था अपना, द फ्लेसी स्कूल। तो इस वर्क के थ्रू इस लिटरेरी मूवमेंट के सारे राइटर को अटैक किया था। तो ये दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया था, तो आपको ध्यान रखनी है। अब चलिए देखते हैं इस मूवमेंट से जो रिलेटेड पोइट है वो कौन कौन से हैं। तो पहला है डीजे रोसिटी जो इस मूवमेंट के फाउंडर हैं। देन क्रिस्टीना रोसिटी, ये दोनों ब्रदर एंड सिस्टर हैं। देन विलियम मॉरिस, फिर एसी स्विनबर्ग, जॉर्ज मेरेडिथ, विलियम हॉलमैन हंट, जॉन एवरेट मिलियास, जॉन माइकल रोसिटी, फ्रेडरिक जॉर्ज स्टेफेंस एंड थॉमस उल्लर। तो ये सारे राइटर्स को आपको याद रखनी है क्योंकि प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिटेल में पूछे जाएंगे कि इस ब्रदरहुड यह जो लिटरेरी टर्म्स है उसको अटैक किसने किया था, किस वर्क में किया था, और इन सारे इस ग्रुप के सारे पोइट्स अपने वर्क को किस मैगजीन में पब्लिश करते थे, तो द जर्म में। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखनी है। फिर ये सारे जो पोइट्स हैं वो अपने वर्क को लिखते थे थीम बेस्ड ऑन सिंसियरिटी, मोरल सीरियसनेस एंड रिटर्न टू नेचर एंड मेडिवल सब्जेक्ट। तो इन सारे विषय पे अपने वर्क को, पोएम को लिखते थे प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड के पोइट्स। तो आई होप आपको यह लिटरेरी मूवमेंट समझ में आया होगा। इसका जो ओरिजिन है वो 1848 में हुआ। किसके द्वारा फाउंड किया गया? डीजी रोसिटी के द्वारा। और ये ग्रुप था इंग्लिश पेंटर, पोइट्स एंड आर्ट एंड क्रिटिक का। इनका एम था रियलिज्म एंड रिटर्न टू नेचर एंड मोरल एंड स्पिरिचुअल थीम को लोगों के प्रति जागरूक करना। एंड इस लिटरेरी मूवमेंट के जितने भी पोइट्स थे वो अपने वर्क को द जर्म मैगजीन में पब्लिश किया करते थे और इस लिटरेरी मूवमेंट को क्रिटिसाइज किया रॉबर्ट बचनन ने अपने वर्क द फ्लेसी स्कूल। अपने इस इस वर्क को लिख के इसके थ्रू रॉबर्ट बचनन ने इन सारे पोइट्स को क्रिटिसाइज किया। और इनके जो पोइट्स है वो आपको याद रखनी है क्योंकि छाटने में पूछा जाता है।
देन इनका जो थीम था वो बेस्ड था रिटर्न टू नेचर, मेडिवल सब्जेक्ट पे। अगला जो हमारा लिटरेरी मूवमेंट है वो है ब्लूम्सबरी ग्रुप। सो फ्रेंड्स, ब्लूम्सबरी ग्रुप क्या है? तो ये भी एक लिटरेरी मूवमेंट्स है जिसका ओरिजिन हुआ था 20th सेंचुरी में। एंड ये क्या था? तो ये एक ग्रुप ऑफ अ प्रोमिनेंट इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिस्टिक सर्कल इन 20th century London, comprises writers, artists and intellectuals who challenged Victorian norms and influenced literature, aesthetics and social attitude। मतलब फ्रेंड्स, यह जो लिटरेरी मूवमेंट्स है वो 20th सेंचुरी इमर्ज हुआ था, जिसमें प्रोमिनेंट इंटेलेक्चुअल पोइट्स थे, जिसमें से कुछ पोइट्स थे, कुछ राइटर्स थे, कुछ आर्टिस्ट थे, ठीक है, जो अपने नॉलेज के अनुसार से विक्टोरियन नॉर्म्स को चैलेंज किया करते थे और सोशल एटीट्यूड के बारे में बताया करते थे। द ग्रुप रेगुलरली मीट एट ईच अदर्स होम्स एंड टू डिस्कस आर्ट, फिलोसफी एंड करंट इवेंट्स। मतलब ब्लूम्सबरी एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, वहाँ पे एक घर में ये एक दूसरे से मिला करते थे और डिस्कस करते थे आर्ट, फिलोसफी एंड करंट इवेंट्स के बारे में। आगे है ब्लूम्सबरी ग्रुप से रिलेटेड जितने भी पोइट्स हैं वो हैं वर्जीनिया वुल्फ, लियोनार्ड वुल्फ, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, एंड E.M. फोस्टर, स्लीप बेल, वेनेसा वेल, रोगर फ्राई, डंकन ग्रांट, जॉन मैगनार्ड किनीज, सियोटॉन स्टार्ची, मोली मैकार्थी, डंकन ग्रांट, ये सारे ब्लूम्सबरी ग्रुप के पोइट्स हैं, राइटर्स हैं। एंड इनका जो राइटिंग पैटर्न था वो बेस्ड था पर्सनल रिलेशनशिप पे, जेंडर एंड सेक्सुअलिटी पे, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम पे, एवरीडे लाइफ एंड ब्यूटी, मॉडर्निज्म पे। तो ये सारे टॉपिक पे बेस्ड अपना वर्क ये सारे राइटर लिखते थे और एक टर्म को यूज करते थे ये अपने वर्क में, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। यह जो टर्म है वो वर्जीनिया वुल्फ ने बहुत यूज की है अपने वर्क में। जैसे कि इन्होंने एक नॉवेल लिखा है टू द लाइट हाउस, उसमें इस टर्म का इन्होंने यूज किया है। और भी सारे राइटर यूज किए हैं इस टर्म को अपने वर्क को लिखने में, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि ब्लूम्सबरी ग्रुप क्या है। तो इसका ओरिजिन हुआ था 20th सेंचुरी में। यह एक ग्रुप था आर्टिस्ट का, राइटर्स का एंड इंटेलेक्चुअल्स का, जो आपस में डिस्कस करते थे आर्ट, फिलोसफी एंड करंट इवेंट्स पे। इनके जो पोइट्स हैं इस लिटरेरी मूवमेंट से रिलेटेड वो हैं वर्जीनिया वुल्फ, लियोनार्ड वुल्फ एटसेट्रा, और ये यूज करते थे अपने वर्क में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को। फिर आगे जो लिटरेरी मूवमेंट्स है वो है इमेजिज्म। तो इमेजिज्म क्या है? तो इमेजिज्म एक ऐसा लिटरेरी मूवमेंट्स है जिसका ओरिजिन हुआ था 20th सेंचुरी में, जब मॉडर्न एज चल रहा था। और यह जो मूवमेंट है वो है दिस मूवमेंट emphasized precise imagery and clear, sharp language in poetry and rejecting flowery language in poetry and excessive emotion in favor of direct concrete description। मतलब यह जो लिटरेरी मूवमेंट्स है वो प्रिसाइज था इमेजनरी पे, मतलब अपने वर्क में डिफरेंट इमेजरी का यूज करते थे इस लिटरेरी मूवमेंट्स के पोइट्स। और ये रिजेक्ट करते थे फ्लोरी लैंग्वेज को, जो बनावटी लैंग्वेज रहता था पोइट्री में उसको, एंड एक्सेसिव इमोशंस को। ये जो इनके माइंड में इमेज आता था उस पर भरोसा करके अपने पोएम को लिखते थे। ये फ्लोरी लैंग्वेज जो दिखावटी लैंग्वेज था, एक्सेसिव इमोशन था, उसको ये रिजेक्ट करते थे। इस
लिटरेरी मूवमेंट्स इमेजिज्म लिटरेरी मूवमेंट को क्वाइन किए थे एजरा पाउंड ने। एंड इस इमेजरी मूवमेंट का जो फादर है वो थॉमस अर्नेस्ट होल्मे। एंड इस लिटरेरी मूवमेंट से जो रिलेटेड पोइट्स हैं वो हैं एजरा पाउंड, टी हुल्मे, हिल्डा डुलिटिल, विलियम कार्लोस विलियम, एफ.एस. फ्लिंट, एमी लॉवेल, डी.एच. लॉरेंस एंड जेम्स जॉइस। तो ये जो सारे जो पोइट्स हैं वो इमेजेस में लिटरेरी मूवमेंट से रिलेटेड हैं। एंड ये जो अपने वर्क लिखते थे वो बेस्ड ऑन वर्ल्ड वार फर्स्ट, प्लेस, मॉडर्निज्म, नेचर, हाइकू, ग्रीक लिटरेचर एंड ग्रीक पोइट्री पे बेस्ड अपने वर्क को लिखा करते थे। आई होप यह भी आपको समझ में आया होगा कि यह 20th सेंचुरी का लिटरेरी मूवमेंट्स है जो फोकस करता था इमेजनरी प्रिसाइज इमेजनरी एंड क्लियर पे, शार्प लैंग्वेज इन पोइट्री पे, एंड रिजेक्ट करता था फ्लोरी लैंग्वेज इन पोइट्री एंड एक्सेसिव इमोशंस को। ठीक है, और इस टर्म को क्वाइन किया था एजरा पाउंड ने एंड इनके फादर हैं वो थॉमस अर्नेस्ट होल्मे हैं। आई होप यह टर्म आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट है हमारा जॉर्जियन पोइट्री। तो जॉर्जियन पोइट्री क्या है? तो इस लिटरेरी टर्म्स का ओरिजिन हुआ था ब्रिटेन में 1910 to 1936 ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग जॉर्ज फर्स्ट। मतलब जब किंग जॉर्ज फर्स्ट का जो रूल चल रहा था इंग्लैंड में, तब इस टर्म का ओरिजिन हुआ था इस लिटरेरी मूवमेंट्स का। ये जो मूवमेंट है वो फोकस करता था ऑन ट्रेडिशनल फॉर्म्स, रोमांटिक इमेजरी एंड अ नॉस्टैल्जिक व्यू ऑफ रूरल लाइफ, ऑफन सीन as a reaction against the perceived excesses of Victorian poetry। मतलब फ्रेंड्स, ये जो लिटरेरी मूवमेंट्स है वो फोकस करता था ट्रेडिशनल फॉर्म्स, रोमांटिक इमेजरी एंड व्यूज ऑफ रूरल लाइफ पे, और रिएक्शन अगेंस्ट था perceived excesses ऑफ विक्टोरियन पोइट्री पे। इस जॉर्जियन पोइट्री के जो पोइट्स हैं, इस लिटरेरी मूवमेंट से रिलेटेड जो पोइट्स हैं वो हैं सिगफ्रेड ससून जो एक वार पोइट है, रॉबर्ट ग्रेव ये भी वार पोइट है, रॉबर्ट ब्रूक, एडमंड ब्लंडन, डी.एच. लॉरेंस, वाल्टर डी ला मरे, जॉन ड्रिंकवाटर, राल्फ हॉडसन। तो ये सारे जो पोइट्स हैं वो हैं जॉर्जियन पोइट्स, और इनका जो वर्क था वो बेस्ड होता था यूज ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ पोइट्री टू राइट अबाउट रोमांटिक आइडियाज। एंड ये फॉर्मल टेक्निक का यूज करते थे एंड रोमांटिसिज्म एंड सेंटिमेंटालिटी पे बेस्ड ये अपने वर्क को लिखते थे। आई होप आपको क्लियर होगा कि जॉर्जियन पोइट्री क्या है। इसका ओरिजिन हुआ था जब किंग जॉर्ज फिफ्थ का रूल चल रहा था इंग्लैंड में, उस टाइम पीरियड पे ये फोकस करता था ट्रेडिशनल फॉर्म्स एंड रोमांटिक इमेजनरी पे। एंड जो पोइट्स है वो आपने देख लिया, और ये अपने वर्क को बेस्ड ऑन लिखते थे, थीम बेस्ड ऑन यूज ट्रेडिशनल फॉर्म्स एंड पोइट्री टू राइट अबाउट रोमांटिक आइडियाल्स। ठीक है, अगला जो हमारा लिटरेरी मूवमेंट्स है वो है ऑर्डन ग्रुप और 30s पोइट्स और ऑर्डन जनरेशन या फिर पायलन पोइट्स। मतलब ये सारे जो टॉपिक हैं वो आपको कोई भी एक पूछ दिया जाएगा कि इनमें से 30s पोइट्स कौन नहीं है, तो आपको वहाँ पे छांटना पड़ेगा, या फिर इनमें से कौन से पायलन पोइट्स नहीं है तो आपको याद रखनी है। तो सारे नाम याद रखनी, पहला है ऑर्डन ग्रुप, और दूसरा है 30s पोइट्स, तीसरा है ऑर्डन जनरेशन, और चौथा है पायलन पोइट्स। तो ये सारे नाम आपको याद रखनी है। इस ग्रुप का ओरिजिन हुआ था 1930s में। ये था एक ग्रुप ऑफ ब्रिटिश एंड आयरिश राइटर्स। मतलब इस ग्रुप में जितने भी राइटर हैं वो ब्रिटिश थे, कुछ आयरिश राइटर थे।
एंड यह जो लिटरेरी मूवमेंट्स है ऑर्डन ग्रुप, वो है दिस ग्रुप प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द लिटरेरी लैंडस्केप ऑफ 1930। मतलब 1930 का जो लिटरेरी लैंडस्केप था उसको ये एक प्लेड करते थे सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द लिटरेरी लैंडस्केप, ठीक है। एंड बियॉन्ड with their work exploring themes of social and political change as well as personal experience। और ये अपने वर्क के थ्रू सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज को लिखते थे और पर्सनल एक्सपीरियंस को भी लिखा करते थे। इनसे इस ग्रुप से रिलेटेड जो पोइट्स है वो है W.H. ऑडेन, लुइस मैकनीस, सेसिल डे लेविस, स्टेफन स्पेंडर, एडवर्ड अपवार्ड, रेक्स वार्नर। तो ये सारे जो पोइट्स हैं ये आपको याद रखनी है। आपको छांटने को मिल सकता है कि इनमें से कौन से 30 पोइट नहीं है और क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको याद रखनी है। फिर इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रेंड्स कि बताइए इनमें से पिंक पोइट कौन से हैं और पायलेंट पोइट्स कौन से हैं। तो स्टेफन स्पेंडर एंड सेसिल डे लेविस ये बोथ नन एज पिंक पोइट एज वेल एज पायलेंट पोइट्स, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखनी है। तो आई होप यह लिटरेरी टर्म्स आपको समझ में आ गई होगी, साथ में याद भी हो गई होगी कि इसे 30 पोइट, पायलेंट पोइट्स एंड ऑर्डन जनरेशन के नाम से भी जानते हैं। इसका ओरिजिन 1930 में हुआ था और इसमें जो पोइट्स हैं वो हैं W.H. ऑडेन, लुइस मैकनीस, सेसिल डे लेविस, स्टेफन स्पेंडर, एडवर्ड अपवार्ड, रेक्स वार्नर। एंड सेसिल डे लेविस एंड स्टेफन स्पेंडर को पिंक पोइट्स एंड पायलेंट पोइट्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स है, आपको याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चन इससे 2-3 बार पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा लिटरेरी मूवमेंट्स है वो है मूवमेंट पोइट्री। तो मूवमेंट पोइट्री क्या है फ्रेंड्स? तो मूवमेंट पोइट्री का ओरिजिन हुआ था 1954 में। किसके द्वारा? J.D. स्कॉट के द्वारा, जो एक एडिटर थे द स्पेक्टेटर मैगजीन का। तो इनके द्वारा इस लिटरेरी मूवमेंट का फाउंड हुआ था, ओरिजिन हुआ था, ठीक है। इन्होंने इस लिटरेरी मूवमेंट को फाउंड किया था। ये क्या था? तो ये जो मूवमेंट है वो है इट इज़ अ ब्रिटिश पोइटिक ट्रेंड्स कैरेक्टराइज्ड बाय अ रिजेक्शन अगेंस्ट द प्रिसिप्ड एक्सेसेस ऑफ मॉडर्निस्ट पोइट्री, फेवरिंग इंस्टिंक्ट अ फोकस ऑन एवरीडे एक्सपीरियंस, सिंपल लैंग्वेज एंड ट्रेडिशनल फॉर्म्स। मतलब फ्रेंड्स यह जो लिटरेरी मूवमेंट्स है वो एक ब्रिटिश पोइट्रिक ट्रेंड्स था जो फोकस करता था एवरीडे एक्सपीरियंस को, सिंपल लैंग्वेज को एंड ट्रेडिशनल फॉर्म्स को। इस लिटरेरी मूवमेंट से जो रिलेटेड पोइट्स है वो है फिलिप लार्किन, किंग्सले एमिस, डोनाल्ड डेविड, DJ एनराइट, एलिजाबेथ चेनिंग, थॉम गन, रॉबर्ट कॉन्क्वेस्ट, जॉन वेन। तो ये सारे आपको पोइट्स को याद करनी है, ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये जो मूवमेंट पोइट्री है उनसे नेक्स्ट जो एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको याद रखनी है कि इनमें से मूवमेंट पोइट्री पोइट्स कौन कौन से नहीं है। तो आपको वहाँ पे ऑड वन छांटना पड़ेगा। आपको ध्यान से ये पोइट्स सबको याद रखनी है। ये अपना वर्क लिखते थे थीम बेस्ड ऑन एम्फेसाइज ऑन द ऑर्डिनरी लाइफ, रिजेक्शन ऑफ मॉडर्निज्म, फोकस ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंस, अंडर स्टेटमेंट्स एंड रेस्ट्रेंट, एंटी रोमांटिक टोन। तो ये सारे थीम बेस्ड पे अपना ये वर्क लिखा करते थे। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा लिटरेरी मूवमेंट्स है। तो वो है बीट पोइट्री, ठीक है। बीट पोइट्री मूवमेंट, तो ये कौन सा मूवमेंट है? तो
इसका ओरिजिन हुआ था पोस्ट मॉडर्न में 1950। मतलब मॉडर्न टाइम पीरियड बीत गया, तो जब पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड आया तो उस समय यह बीट पोइट्री का मूवमेंट आया, जो एक अमेरिकन सोशल एंड लिटरेरी मूवमेंट था। यह जो मूवमेंट है वो है दिस ग्रुप ऑफ राइटर्स रिजेक्ट लिटरेरी फॉर्मलिज्म एंड द अमेरिकन कल्चर बुल्ट ऑन कैपिटलिज्म एंड मटेरियलिज्म। मतलब यह जो मूवमेंट है वो एक अमेरिकन पोइट्स का मूवमेंट था जो रिजेक्ट करता था लिटरेरी फॉर्मलिज्म एंड अमेरिकन कल्चर को। ठीक है, जिसने जो अमेरिकन कल्चर है जिसे बनाया गया था कैपिटलिज्म एंड मटेरियलिज्म सोसाइटी के थ्रू, तो ये सारे लिटरेरी फॉर्मलिज्म को ये रिजेक्ट करते थे। बीट जनरेशन के जो राइटर्स हैं, पोइट्स हैं, वो हैं एलन गिन्सबर्ग, जैक केरुआक, ग्रेगरी टोशो, नील कैसाडी, विलियम कार्लोस विलियम, लॉरेंस फर्लिंगहेटी, विलियम एस बोराव, डैनी डी प्राइमा, रिचार्ड ब्राउनटिंगन, ग्रे सिंडर। तो ये सारे जो पोइट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बीट जनरेशन से रिलेटेड कौन कौन से पोइट्स हैं वो ओड वन में आपको छांटने को दिया गया था। साथ में आपको याद रखनी है हाउल, ये किसका वर्क है, तो एलन गिन्सबर्ग का। ऑन द रोड जैक केरुआक का वर्क है। तो वन लाइन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऑन द रोड किनका वर्क है, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन छांटना पड़ेगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखनी है। और ये जो अपना राइटिंग करते थे, लिखते थे अपने पोएम को, वो उनका राइटिंग फोकस करता था स्पिरिचुअलिटी, सॉरी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक है, सॉरी फ्रेंड्स, स्पिरिचुअलिटी और मैजिस्टिसिज्म, ड्रग्स, अल्कोहल, म्यूजिक एंड सेक्सुअल लिबरेशन पे बेस्ड अपना वर्क को ये लिखते थे। आई होप या फ्रेंड्स आपको समझ में आता होगा। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन वन शॉट में हम लोग टू द पॉइंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा मैं ड्रैग नहीं करती, जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है वही मैं लेके आई हूँ। अगर आपने एक बार या दो बार अटेम्प्ट दिया है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या बता रही हूँ, क्या नहीं बता रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे जो लिटरेरी मूवमेंट्स है वो है एंग्री यंग मूवमेंट्स। तो इस लिटरेरी मूवमेंट्स का ओरिजिन हुआ था 1956। जॉन ऑसबॉर्न का एक प्ले था लुक बैक एंगर इन एंगर। इस वर्क के थ्रू ये टर्म्स को क्वाइन किया गया था। इस टर्म का ओरिजिन हुआ था। रॉयल कोर्ट थिएटर्स प्रेस ऑफिसर इन order to promote John Osborne's 1956 play Look Back in Anger। मतलब रॉयल कोर्ट थिएटर एक था, उसमें से जॉन ऑसबॉर्न का ये प्ले परफॉर्म किया गया था। तो उस समय से ये जो लिटरेरी मूवमेंट है उसको ओरिजिन हुआ था। यह जो मूवमेंट है वो है was a group of British writers and playwrights prominent in the 1950s and early 1960s emerged as a rejection of the perceived conformity and materialism of post-war Britain, expressing disillusionment and challenging traditional norms through their works। मतलब इस लिटरेरी मूवमेंट्स के जो पोइट्स थे वो 1950s एंड अर्ली 1960s के थे, जो रिजेक्ट करते थे परसिप्ट कन्फर्मिटी को, मटेरियलिज्म और पोस्ट वार ब्रिटेन को, और एक्सप्रेस करते थे डिसएल्यूजनमेंट एंड चैलेंजिंग ट्रेडिशनल नॉर्म्स थ्रू दियर वर्क्स को। मतलब अपने वर्क्स में ये सारे पॉइंट्स को इन्होंने एक्सप्रेस किया है। इस लिटरेरी मूवमेंट से रिलेटेड जो पोइट्स हैं, एंग्री यंग मूवमेंट से रिलेटेड, वो हैं किंग्सले एमिस, जॉन ऑसबॉर्न, हेरोल्ड पिंटर,
एलन सिलिटो, अर्नोल्ड वेस्कर, केथ वाटरहाउस, कॉलिन विल्सन, जॉन वेन, जॉन ब्रेने, एडवर्ड बॉन्ड, सलीम जावेद, जो एक इंडियन प्ले राइट हैं। तो आपको याद रखनी है कि एंग्री यंग मूवमेंट से जो रिलेटेड राइटर हैं वो हैं किंग्सले एमिस, जॉन ऑसमोर, हैरोल्ड पिंटर एटसेट्रा। तो ये सारे पोइट्स को आपको याद रखनी है, क्योंकि 2021 में, 22 में, 23 में लगातार इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इनमें से एंग्री यंग मूवमेंट के पोइट्स कौन नहीं है। तो आपको वहाँ पे ओड वन छाड़ना पड़ेगा। और ये सारे जो पोइट हैं वो अपने वर्क को थीम बेस्ड लिखते थे, डिसएल्यूजनमेंट विद सोसाइटी, एंगर एंड डिजायर फॉर चेंज। तो इस पे बेस्ड अपने वर्क को ये लिखा करते थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यह मूवमेंट क्या है। अब हमारा जो नेक्स्ट है फ्रेंड्स लिटरेरी मूवमेंट्स, वो है किचन सिंक ड्रामा। तो ये क्या है? तो किचन सिंक ड्रामा या फिर किचन सिंक रियलिज्म, ये दोनों नाम से जाने जाते हैं। इसका ओरिजिन हुआ था लेट 1950s एंड अर्ली 1960s में। ठीक है, यह जो मूवमेंट है वो है एक ब्रिटिश कल्चरल मूवमेंट दैट फोकसिंग ऑन द रियलिस्टिक portrayal of working class life and social issues, often featuring angry young movement disillusioned with modern society। मतलब फ्रेंड्स एंग्री यंग मूवमेंट जब आया उसको आगे ले जाने वाला था ये किचन सिंक मूवमेंट। इसमें भी सोशल इशूज एंड डिसएल्यूजनमेंट पे बेस्ड लिखा करते थे इस लिटरेरी मूवमेंट्स के पोइट्स। इनमें से जो पोइट्स हैं वो हैं जॉन ऑसबॉर्न, अर्नोल्ड वेस्कर, शीला डेनले, एलन सिलिटो एंड स्टेन बारस्टो, जॉन वेन एंड किंग्सले एमिस। तो ये सारे पोइट्स आपको याद रखनी है, क्योंकि पूछा जाता है कि इनमें से किचन सिंक रियलिज्म के पोइट नहीं है, कौन नहीं है। तो आपको ध्यान से रखनी है। एंग्री यंग मूवमेंट एंड किचन सिंक मूवमेंट, इन दोनों में से जो राइटर है उसको आप इंडिविजुअली अच्छे से रट लें, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं ऑप्शन देख के। और ये जो पोइट्स है वो अपने वर्क को लिखते थे थीम बेस्ड ऑन सोशल रियलिज्म, फ्रस्ट्रेशन एंड डिसएल्यूजनमेंट, डोमेस्टिक सेटिंग, वर्किंग क्लास आइडेंटिटी एंड सोशल क्रिटिक पे अपने वर्क को ये लिखते थे। अब हमारा जो नेक्स्ट है लिटरेरी मूवमेंट वो है एपिक थिएटर। एपिक थिएटर के कई नाम हैं और कई नामों से कुछ भी दे सकता है कि एपिक थिएटर के कौन कौन से पोइट्स हैं, या फिर वर्ल्ड फ्रेम डंग इफेक्ट या फिर स्ट्रागन इफेक्ट, ये इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से स्ट्रागनमेंट पोइट्स कौन नहीं है, फिर या फिर एलिनेशन इफेक्ट या फिर डायलेक्टिक ड्रामा या फिर डायलेक्टिकल थिएटर। तो ये सारे नाम से आपको पूछा जा सकता है। तो इस लिटरेरी मूवमेंट का ओरिजिन हुआ था 1920 टू 1930 इन जर्मनी में, और डायरेक्टर थे बर्टेल ब्रेचेट। कोइन इस टर्म को किया है इरविन पिकास्टर ने। मतलब एपिक थिएटर को कोइन करने वाले थे इरविन पिकास्टर एंड डायरेक्टर थे बर्टोल ब्रेचेट। यह जो मूवमेंट है वो है It is a theatrical movement pioneered by Bertolt Brecht, aimed to provoke rational thought and critical self-reflection rather than emotional engagement, often employing techniques like the alienation effect to break the disillusion of reality। मतलब फ्रेंड्स इस एपिक थिएटर में क्या होता था कि जब ऑडियंस जब थिएटर जाते थे देखने के लिए, तो वो जब ड्रामा देखते थे तो उस ड्रामा में जो विलेन या फिर हीरो के साथ जो हो रहा है वो अपने पे ना ले वो डिसइल्यूजनमेंट को ब्रेक करने का ये लिटरेरी मूवमेंट है वो काम करता था। इस लिटरेरी मूवमेंट का जो गोल था वो था
to educate audience and promote social and political change through रीजन नॉट इमोशंस। मतलब इस एपिक थिएटर के थ्रू पोइट्स हैं वो एजुकेट करना चाहते थे ऑडियंस को एंड प्रमोट करना चाहते थे ऑडियंस को सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज के थ्रू रीजन के अनुसार, नॉट इमोशंस। ठीक है। एपिक थिएटर के जो पोइट्स हैं वो हैं बर्टोल्ट ब्रेचेट, इरविन पिकास्टर जिन्होंने कॉइन किया है इस टर्म को, फिर वाल्डेमिर मायावस्की, वेसेवॉल्ड मेयरहोल्ड, फ्रेडरिक डुरेनमैट, अर्नोल्ड ब्रॉमेन, मैक्स रेनहार्टेट। तो ये जो सारे पोइट्स हैं वो हैं एपिक थिएटर से रिलेटेड। तो आपको याद रखनी है, पूछा जा सकता है और पूछा गया है कि इनमें से एपिक थिएटर के राइटर कौन नहीं है 2019 के क्वेश्चन में। तो आपको वहाँ पे छांटना है और इनके जो वर्क है वो बेस्ड होते थे वही सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस थ्रू रीजन पे, नॉट इमोशंस। ठीक है। और बर्टोल्ट ब्रेचेट के जो वर्क्स हैं वो हैं द थ्री पेनी ओपेरा, मदर कैरेज एंड हर चिल्ड्रन, द गुड पर्सन ऑफ सेजुआन, फियर एंड मैजिक ऑफ द थर्ड रे। तो ये बर्टोल्ट ब्रेचेट का वर्क है, आपको याद रखनी है, पूछा जाता है। आगे है फ्रेंड्स न्यू लिटरेरी मूवमेंट्स, वो है फ्रैंकफर्ट स्कूल। तो फ्रैंकफर्ट स्कूल क्या है देखते हैं। फ्रैंकफर्ट स्कूल एक लिटरेरी मूवमेंट है ये भी, जिसका ओरिजिन हुआ था 1923 में इन जर्मनी में एक यूनिवर्सिटी था फ्रैंकफर्ट, उसमें यह टर्म को कॉइन किया गया था 1923 में, मतलब ओरिजिन हुआ था इस लिटरेरी मूवमेंट का। दिस मूवमेंट आल्सो नोन एज द इंस्टीट्यूट्स फॉर सोशल रिसर्च was a group of German intellectuals who developed critical theory, a Marxist-inspired approach to analyzing society and culture, particularly focusing on the role of culture and mass media in maintaining power structure. मतलब ये जो मूवमेंट है फ्रैंकफर्ट स्कूल का वो जाना जाता है द इंस्टीट्यूट्स ऑफ सोशल रिसर्च के नाम से, जो जर्मनी का एक ग्रुप था, जिसमें से जो ग्रुप के मेंबर थे वो मार्क्सिस्ट पे भरोसा करते थे, मार्क्सिस्ट पे फोकस करते थे, मार्क्सिस्ट इंस्पायर्ड अप्रोच टू एनालाइजिंग सोसाइटी एंड कल्चर। मतलब मार्क्सिस्ट के नज़रिए से वो सोसाइटी एंड कल्चर को एनालाइज करते थे एंड ये फोकस करते थे रोल ऑफ कल्चर एंड मास मीडिया इन मेंटेनिंग पावर स्ट्रक्चर। मतलब सोसाइटी में पावर स्ट्रक्चर को कैसे मेंटेन किया जाता है वो फोकस करते थे रोल ऑफ कल्चर के अनुसार से। इस मूवमेंट से जो पोइट हैं रिलेटेड हैं वो हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल से रिलेटेड जो पोइट्स हैं वो हैं मैक्स हॉर्खाइमर, थियोडोर अडोर्नो, हर्बर्ट मार्क्यू, वाल्टर बेंजामिन, एरिक फ्रॉम, लियो लावहेंथल, जर्गन हर्बरमास, एक्सेल हॉरेंथ। तो यहाँ पे मार्क्स हॉर्खाइमर, थियोडोर अडोर्नो, हर्बर्ट मार्क्यूज, वाल्टर बेंजामिन एंड एरिक फ्रॉम, ये पांचों इम्पॉर्टेंट फ्रैंकफर्ट स्कूल के मेंबर हैं, तो आपको याद रखनी है। आई होप यह टर्म आपको समझ में आया होगा। फ्रैंकफर्ट स्कूल से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पोइट्स कौन कौन से हैं, साथ में यह जो स्कूल है वो कहाँ पे स्थित है वो भी पूछे जाते हैं, इसका ओरिजिन कब हुआ था वो भी पूछा जाता है। तो थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें कौन कौन से पोइट्स हैं वो भी पूछे गए हैं। अगला है नेग्रिट्यूड मूवमेंट्स। तो ये क्या है चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स नेग्रिट्यूड मूवमेंट, इस लिटरेरी मूवमेंट का ओरिजिन हुआ था 1930 में इन पेरिस में इस
टर्म का इस मूवमेंट का ओरिजिन हुआ था। यह एक एंटी कॉलोनियल कल्चरल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट था जो फाउंड किया गया था a group of African and Caribbean students in Paris in 1930 who sought to reclaim the values of blackness and अफ्रीकन कल्चर। मतलब फ्रेंड्स, ये जो लिटरेरी मूवमेंट्स है, नेग्रिट्यूड मूवमेंट्स, वो एंटी कॉलोनियलिज्म कल्चरल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट था जिसमें अफ्रीका एंड कैरिबियन के जो काले लोग थे उस पे बेस्ड था। ठीक है, उस पे बेस्ड यह मूवमेंट चला था। इस मूवमेंट का जो इम्पैक्ट रहा वो था, दिस मूवमेंट हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर एंड पॉलिटिक्स। मतलब यह जो मूवमेंट आया, नेग्रिट्यूड मूवमेंट, वो एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट छोड़ गया पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर एंड पॉलिटिक्स पे, इंस्पायरिंग अदर मूवमेंट्स फॉर ब्लैक लिबरेशन एंड कल्चरल अफर्मेशंस। जो इंस्पायर किया और भी मूवमेंट को आने के लिए, जैसे कि ब्लैक लिबरेशन एंड कल्चरल अफर्मेशन पे को। इस मूवमेंट, नेग्रिट्यूड मूवमेंट से जो रिलेटेड पोइट्स हैं वो हैं एम सीजर्स, लियोपोल्ड सेडलर सेंगर, लियोन डुमास, लैंगस्टोन ह्यूग्स एंड पोलेटे एंड जेनी नॉर्डल, एडोलुओ सेटजी। सॉरी फ्रेंड्स, ये जो नेग्रिट्यूड मूवमेंट है वो है अफ्रीकन राइटर सारे, वो इनका नाम भी अलग है तो प्रोनाउंसिएशन भी अलग अलग हो सकते हैं। सो सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। यहाँ पे आपको प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं देनी है, बस जो राइटर हैं जैसे कि एम सीजर, लियोनार्ड सेहनर, लियोन डुमास, लैंगस्टोन ह्यूग्स, ये सारे राइटर हैं। आपको याद रखनी, ऑड वन छाटने को मिल सकता है। ठीक है। एंड फ्रेंड्स, एम सीजर का जो वर्क है वो आपको याद रखनी है क्योंकि एम सीजर के वर्क को पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा। और ये जो नेग्रिट्यूड के जो पोइट्स हैं सारे, वो थीम बेस्ड लिखते थे, रिजेक्शन ऑफ कॉलोनिज्म एंड एसिमिलेशंस, asserting black identity and culture, focus on black experience। मतलब ये कॉलोनिज्म पे बेस्ड अपने वर्क को लिखते थे कि कैसे ब्लैक पीपुल सोसाइटी में फेस करते हैं एरिस्टोक्रेटिक लोगों के सामने। अगला फ्रेंड्स, जेनेवा स्कूल। तो जेनेवा स्कूल क्या है? इस स्कूल का ओरिजिन हुआ था वो 1950s में हुआ एंड 60s में हुआ, फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा में। ये जो स्कूल है वो एसोसिएटेड है फर्डिनेंड डी सासुर से। तो आपको याद रखनी है कि जेनेवा स्कूल है वो जेनेवा में सिचुएटेड है और एसोसिएटेड है फर्डिनेंड डी सासुर से। ठीक है। यह जो स्कूल है जेनेवा स्कूल, वो है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ क्रिटिक्स who write not a it is a group of critics who, while not a formal school, share a phenomenological approach that emphasizes the reader's experience and engagement with literature, focusing on authorial consciousness and the interplay of literature, emotions and temporality। मतलब जो जेनेवा स्कूल है वो एक था ग्रुप ऑफ क्रिटिक का जो शेयर करता था एक फेनोमोलॉजिकल अप्रोच को, जो एम्फोसाइज करता था रीडर्स एक्सपीरियंस को एंड एंगेजमेंट को लिटरेचर के प्रति। इस स्कूल से जो रिलेटेड पोइट्स हैं वो है जॉर्ज पॉलेट, जीन स्टारोवंस्की, जीन प्लेरे रिचार्ड, जे.एस. मिलर, जीन रोसेट, मार्शल रेमोंड, अल्बर्ट बेगुइन।
तो ये सारे जो पोइट्स हैं वो हैं जेनेवा स्कूल से रिलेटेड पोइट्स। तो आपको यहाँ पे याद रखनी है जेनेवा स्कूल जेनेवा यूनिवर्सिटी है, जेनेवा में है, और इस स्कूल से एसोसिएटेड है फर्डिनेंड। एंड यह जो स्कूल के जो पोइट्स हैं वो हैं यहाँ पे जॉर्ज पॉलेट, जीन स्टारविंस्की एटसेट्रा। तो ये सब आपको याद रखनी है। अगला जो लिटरेरी मूवमेंट्स है वो है थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। तो थिएटर ऑफ द एब्सर्ड इसका इमर्ज हुआ था, ये जो थ्योरी है, ये लिटरेरी मूवमेंट है, वो इमर्ज हुआ था 1950 एंड 1960s में। यह जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड है वो एक्सप्लोर्स करता है मीनिंगलेस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड द ब्रेक डाउन ऑफ ट्रेडिशनल थिएट्रिकल कन्वेंशंस ऑफन फीचरिंग illogical dialogues, anti-plots and characters struggling with the meaningless universe। मतलब थिएटर ऑफ एब्सर्ड्स है वो मीनिंगलेस लाइफ को बताता है। मतलब इसमें ऐसी ऐसी स्टोरी को लिखा जाता है जिसका कोई भी सेंस नहीं होता, कोई भी मीनिंग नहीं होता, वो कहलाता है थिएटर ऑफ एब्सर्ड। इससे रिलेटेड जो पोइट्स हैं वो है सैमुअल बेकेट, इजीन एनेस्को, हैरोल्ड पिंटर, मार्टिन स्लिन, जीन जेनेट, आर्थर एडमो, एडवर्ड अल्वी, टॉम स्टॉपर। तो ये सारे जो राइटर हैं वो थिएटर ऑफ एब्सर्ड से रिलेटेड है और अपने बहुत सारे वर्क थिएटर ऑफ एब्सर्ड से रिलेटेड लिखे हैं जिसका कोई भी मीनिंग नहीं होता उस स्टोरी का। ठीक है, जैसे कि सैमुअल बेकेट का एक वर्क है वेटिंग फॉर गोडोट, जिसका कोई भी मीनिंग नहीं है स्टोरी में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसमें कुछ भी कोई भी मीनिंग नहीं पता चलता। इसमें थिएटर ऑफ एब्सर्ड में ये सारे जो पोइट्स हैं, राइटर्स हैं, वो वर्क लिखते हैं बेस्ड ऑन मीनिंगलेस एंड आइसोलेशंस, absurdity of human existence, inadequacy of language, nonsensical dialogue। तो इस पे बेस्ड ये अपने वर्क को लिखा करते हैं। अगला जो हमारा लिटरेरी मूवमेंट्स है वो है फ्रेंड्स राइमर्स क्लब। तो इस लिटरेरी मूवमेंट का ओरिजिन हुआ था 1890 में। इस लिटरेरी मूवमेंट्स राइमर्स क्लब के जो फाउंडर हैं वो है W.B. Yeats एंड अर्नेस्ट राइज। ये जो लिटरेरी मूवमेंट है वो है इट वाज ए प्रोमिनेंट ग्रुप ऑफ इंग्लिश पोइट्स हु मेट इन लंदन ड्यूरिंग द 1890s। मतलब यह जो राइमर्स क्लब है वो एक प्रोमिनेंट ग्रुप ऑफ इंग्लिश पोइट्स का था जो लंदन में मिलते थे ड्यूरिंग 1890s में, प्राइमरली नन फॉर दियर इंफॉर्मेशनल गैदरिंग एंड पब्लिकेशन ऑफ 2 पोएट्री एंथोलॉजीज, जो खुद इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए मिलते थे लंदन में एंड ये 2 पोइट्री को एंथोलॉजी में पब्लिश किया करते थे। राइमर्स क्लब के जो पोइट्स हैं वो हैं W.B. Yeats, अर्नेस्ट डॉसन, लियोन जॉनसन, आर्थर सिमोंस, रिचर्ड ली गैलिन, जॉन डेविडसन, अर्नेस्ट रेडफोर्ड, जॉन ग्रे। तो ये सारे जो राइटर पोइट्स हैं वो राइमर्स क्लब से रिलेटेड हैं, जिसमें से W.B. Yeats एंड अर्नेस्ट डॉनसन ये इम्पोर्टेंट है एंड ये अपने वर्क को लिखते थे बेस्ड ऑन लव एंड ब्यूटी ऑफ डेथ एंड द रिलेशनशिप बिटवीन आर्ट एंड लाइफ पे बेस्ड। आपको यहाँ पे याद रखनी है कि राइमर्स क्लब के जो फाउंडर हैं वो है W.B. Yeats एंड अर्नेस्ट राइज एंड इनसे रिलेटेड जो पोइट्स है वो आपको याद रखनी है क्योंकि ऑड वन में छाटने के लिए दिया जाता है। अब नेक्स्ट जो लिटरेरी मूवमेंट्स है वो है आयरिश एंड सेल्टिक रिवाइवल एंड आयरिश ड्रामेटिक और एबे थिएटर। तो यहाँ पे ये कोई भी नाम से पूछा जा सकता है। आयरिश राइटर्स पोइट्स कौन कौन से, इनमें से आयरिश पोइट्स कौन कौन से हैं, या फिर सेल्टिक रिवाइवल पोइट्स कौन कौन से, या फिर आयरिश ड्रामेटिक्स पोइट्स कौन कौन से, या फिर एबे थिएटर पोइट्स कौन कौन से हैं। एबे थिएटर है वो हाईलाइट कर लीजिए, याद रखिए।
ये भी आयरिस से ही जुड़ा हुआ है। तो इस लिटरेरी मूवमेंट का ओरिजिन हुआ था लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में। और यह जो मूवमेंट है वो है एक कल्चरल एंड लिटरेरी मूवमेंट्स जो आयरलैंड में इमर्ज हुआ था। इस मूवमेंट का जो मेन था पर्पस वो था इट एम टू प्रमोट आयरिश लिटरेचर एंड ड्रामा। मतलब आयरलैंड में आयरिश लिटरेचर एंड ड्रामा को प्रमोट करने का इनका मेन पर्पस था। फोस्टरिंग a sense of national identity and reviving Irish folklore and mythology and culture। मतलब आयरलैंड में ये आयरिश लिटरेचर एंड ड्रामा को प्रमोट करना चाहते थे, आयरिश फोकलोर, मिथोलॉजी एंड कल्चर को दिखाना चाहते थे। आयरिश एंड सेल्टिक रिवाइवल से जो पोइट्स हैं वो हैं डब्ल्यू ईट्स, लेडी ग्रेगरी, जे.एम. सिन ओ कैसी। तो आपको याद रखनी है कि ये जो चारों जो पोइट हैं वो हैं सेल्टिक रिवाइवल से रिलेटेड। इनसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन से सेल्टिक रिवाइवल के पोइट्स नहीं हैं, तो आपको याद रखनी है इनमें से कौन है। ठीक है, आगे जो है हमारा वो है एल स्कूल लिटरेरी मूवमेंट। तो ये क्या है, तो एल स्कूल लिटरेरी मूवमेंट का इमर्जेंट होता है 1970s एंड 1980s के बीच में एल यूनिवर्सिटी में। एल यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी था जिसमें से इस लिटरेरी मूवमेंट का इमर्जेंट होता है। यह जो एल स्कूल लिटरेरी मूवमेंट है वो है एक group of literary critics at Yale University who became known in the 1970s and 80s for their deconstructionist theories. Their works drew inspiration from the works of French philosopher Jacques Derrida। मतलब येल यूनिवर्सिटी के जितने भी पोइट्स थे वो जैक्स डेरिडा से इन्फ्लुएंस थे और अपने वर्क में डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी का यूज भरपूर मात्रा से किए थे, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस थे जैक्स डेरिडा से। और इस लिटरेरी मूवमेंट से रिलेटेड जो पोइट्स हैं वो हैं जैक्स डेरिडा, पॉल डी मेन, हैरोल्ड ब्रूम, जॉफ्री हर्टमैन, जे.एस. मिलर, सुसाना फेलमैन। तो ये सारे जो राइटर हैं वो एल यूनिवर्सिटी के हैं और एल स्कूल लिटरेरी मूवमेंट से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है हमारा वार पोइट। वार पोइट्स, तो ये क्या है, तो वार पोइट्स है फ्रेंड्स, वो इसका ओरिजिन हुआ था ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट। मतलब वर्ल्ड वार फर्स्ट जब हो रहा था तो ये लिटरेरी मूवमेंट का ओरिजिन हुआ था। ये एक डिपिक्ट द हॉरर ऑफ वॉर एंड सो इट्स डिस्ट्रक्टिव नेचर। मतलब वार पोइट में जो सोल्जर थे या फिर सोल्जर हो के जो पोइट बने थे या फिर बिना सोल्जर के भी पोइट थे, वो वॉर में किस तरह से हॉरर सीन होता है वॉर का, वो अपने वर्क में अपने पोएम में दिखाया करते थे। वॉर पोइट्स हैं वो हैं विल्फ्रेड ओवेन, सिगफ्रीड ससून, रॉबर्ट ब्रूक, इसाक रोजनबर्ग, रॉबर्ट ग्रीव, एडमंड ब्लंडन, जॉन मैकारी, रिचार्ड अल्डिक्टन, जूलियन ग्रेनफेल, इवोर ग्रूने, डेविड जोन्स, रॉबर्ट निकोलस, हर्बर्ट रीड, एडवर्ड थॉमस। तो ये सारे जो पोइट्स हैं वो वॉर पोइट्स हैं। नेक्स्ट, पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें से आपको पूछा गया था कि इनमें से कौन से वार पोइट्स नहीं हैं। तो आपको सारा नाम याद रखनी है। इनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है विल्फ्रेड ओवेन, सिगफ्रीड ससून, रॉबर्ट ब्रूक, आइजैक रोजनबर्ग, रॉबर्ट ग्रीव, एडमंड ब्लंडन। तो ये सारे आपको फिंगर टिप्स पे याद रखनी है कि कौन कौन से वार पोइट्स हैं। और ये जो अपने वर्क लिखते थे, अपने पोएम लिखते थे, वो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस ऑफ सोल्जर्स का क्या एक्सपीरियंस होता है वॉर के टाइम, डेथ, इंजरी एंड हाउ वॉर अफेक्टेड
ट्रूप्स, मतलब वार जब होता है तो मेंटली किस तरह से सोल्जर के पर गुजरता है, उसके बारे में ये अपने वर्क में, अपने पोएम में बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किए थे। जैसा कि आप एक पोएम पढ़ेंगे रॉबर्ट ब्रूक का, उसमें बहुत ही अच्छा सोल्जर में इन्होंने बताया है। अब चलिए नेक्स्ट जो है वो है जेज एज लिटरेरी मूवमेंट। तो ये कौन सा मूवमेंट है? जो जेज एज जो है उसका ओरिजिन होता है 20th सेंचुरी में, 1920 में। यह जो जेज लिटरेरी मूवमेंट है वो है, इट इज़ अ लिटरेरी जॉनरा वेयर पोएट्री इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जेज म्यूजिक either through its subject matter, rhythmic structure, or both, aiming to create a verbal equivalent of the musical experience of jazz। मतलब जेज म्यूजिक है वो एक अमेरिकन मूवमेंट था जो जेज म्यूजिक पे बेस्ड होता था, रिदमिक स्ट्रक्चर पे बेस्ड होता था, ठीक है। मतलब म्यूजिकल एक्सपीरियंस ऑफ जेज पे बेस्ड यह लिटरेरी मूवमेंट्स था जो 20th सेंचुरी में इमर्ज हुआ था। इनसे रिलेटेड जो पोइट्स हैं वो हैं लैंगस्टन ह्यूग्स, एमेरी बराका, केनिथ पैटसन, केनिथ रैक्सरॉथ, एफ स्कॉट फिट्जरलैंड। इनका एक वर्क है, उसमें जेज एज का यूज किया गया है, ठीक है। एफ स्कॉट फिट्जरलैंड का, अर्नेस्ट हेमिंगवे, वर्जीनिया वुल्फ एटसेट्रा। तो ये सारे जो पोइट्स हैं वो जेज एज लिटरेरी मूवमेंट्स के पोइट्स हैं, तो आपको याद रखनी है। और इनका जो वर्क था वो बेस्ड होता था ब्लैक आइडेंटिटी, कल्चरल प्राइड, जेज एक्सपीरियंस इटसेल्फ। और ये यूज करते थे अपने वर्क में यूजिंग रिदम्स एंड लैंग्वेज दैट emulate the music's improvisational and syncopated nature, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स अपने वर्क में यूज किया करते थे। अब नेक्स्ट है वो है सररेलिज्म मूवमेंट। तो इस मूवमेंट का इमर्ज हुआ था 20th सेंचुरी में। यह जो मूवमेंट है वो है एक artistic movement, explores the subconscious and dream by blending reality and imaginations in bizarre, often dream-like narrative, ठीक है। Its aim to unlock the power of the imaginations and challenge the limitations of rational thought, creating a world where the impossible become possible and the bizarre become beautiful। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने लिख दिया है क्योंकि पूछे भी जा सकते हैं, नहीं भी पूछे जा सकते हैं। इनसे जो रिलेटेड पोइट्स हैं वो है एंड्रयू ब्रिटन, रॉबर्ट डेनोस, लुइस एरागोन, एंटोनी आर्ट्यूड एटसेट्रा। और ये जो अपने वर्क को लिखते थे उनका थीम रहता था ड्रीम्स, द अनकॉन्शियस एंड द इरेशनल। इस पे बेस्ड अपने वर्क को लिखा करते थे। आगे है स्क्रिबलर्स क्लब, जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऑड वन छांटने के लिए कि इनमें से स्क्रिबलर्स क्लब के मेंबर कौन नहीं है, और पूछा भी गया है। तो इस क्लब का ओरिजिन होता है 18th सेंचुरी में। यह एक ग्रुप ऑफ अगस्टन एज के ग्रुप था, हु कोलैबोरेटेड टू सैटिराइज द फॉलीज ऑफ द लर्न। मतलब अगस्टन एज में एक ग्रुप बना था जो कोलैबोरेट करता था टू सैटिराइज द फॉलीज ऑफ द लर्न। Its purpose was to ridicule pretentious erudition and scholarly jargon through the person of a fictitious literary hack, Martinus Scribblers। मतलब यह जो मूवमेंट है स्क्रिबलर्स क्लब वो अगस्टन एज में इमर्ज हुआ था, जिसमें से इन्होंने एक कैरेक्टर को लिया था मार्टिनस स्क्रिबलर्स। इस पे बेस्ड वो क्या चल रहा है सोसाइटी में उसको सेटराइज्ड रिडिकल करते थे इस फिक्शनल कैरेक्टर के जरिए। स्क्रिबलर्स क्लब के जो मेंबर हैं वो हैं अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट, जॉन गे, थॉमस पार्नर, जॉन अर्बथनॉट। तो आपको ये सारे पोइट्स मेंबर जो हैं इस क्लब से रिलेटेड वो आपको याद रखनी है। यह
अगस्टन एज का एक क्लब था, अगस्टन एज में इमर्ज हुआ था, और इनसे जो रिलेटेड इस क्लब में जो मेंबर थे वो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, दी फायरसाइड पोइट्स। तो फायरसाइड पोइट क्या है? तो फायरसाइड पोइट्री का ओरिजिन हुआ था 19th सेंचुरी में। ये एक ग्रुप था 19th सेंचुरी का अमेरिकन पोइट्स का, नन फॉर दियर डोमेस्टिक थीम्स एंड मॉरल मैसेज ऑफन डिलीवर्ड इन कन्वेंशनल पोइटिक फॉर्म्स। मतलब ये जो फायरसाइड पोइट्री लिटरेरी मूवमेंट है वो एक अमेरिकन पोइट्स का ग्रुप था 19th सेंचुरी में, जो जाने जाते थे अपने डोमेस्टिक थीम्स एंड मॉरल मैसेजेस के थ्रू। The term fireside also reflect their use in family settings where poetry was often read aloud by the fire। मतलब फ्रेंड्स, फायर बीच में जला दिया जाता था, उसके यहाँ पे फायर जल रहा है, ठीक है, इसके अगल बगल में सारे पोइट्स बैठते थे और अपने पोएम को, पोइट्री को सबको सुनाते थे, तो उसे फायरसाइड पोइट्री कहा गया है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। और फायरसाइड से जो पोइट्स जो रिलेटेड हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हैं हेनरी लॉन्गफेलो, विलियम बायरन, जॉन विटर, जेम्स लॉवेल, ओलिवर हॉल्म्स। ठीक है, तो ये सारे पोइट्स हैं। आपको पहला एंड लास्ट इनका नाम याद रखिएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो फायरसाइड से जो पोइट्स है वो 5 हैं, आपको याद रखनी है। और ये अपने वर्क जो लिखते थे वो थीम बेस्ड लिखते थे। दियर पोइट्री डील्स विद डोमेस्टिक थीम्स, डोमेस्टिक थीम पे बेस्ड लिखते थे। मॉरल लेसन्स एंड पेट्रियाटिक सेंटिमेंट्स पे अपने वर्क को लिखा करते थे। अब नेक्स्ट जो है वो है ट्रांजिशनल पोइट लिटरेरी मूवमेंट्स। तो ये क्या है? तो ट्रांजिशनल पोइट लिटरेरी मूवमेंट का ओरिजिन हुआ था लेट 18th सेंचुरी में। यह जो मूवमेंट है वो है राइटर्स हु ब्रिज द गैप बिटवीन द न्यू क्लासिकल एंड रोमांटिक पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर। मतलब जो ट्रांजिशनल टाइम के जो पोइट्स थे वो एक ब्रिज बनाते थे न्यू क्लासिकल एंड रोमांटिक पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर के बीच में। दे exhibited characteristics of both style, transiting from the rational and rule-bound neoclassical to the emotional and subjective romantic। अब इनसे जो रिलेटेड पोइट्स हैं वो हैं थॉमस ग्रे, रॉबर्ट बर्न्स, जेम्स थॉमसन, विलियम ब्लैक, विलियम कॉपर, विलियम कॉलिंस, जॉर्ज ग्रेवी, रिवर गोल्डस्मिथ, एस.टी. कॉलरिज। तो आपको यहाँ पे केवल याद रखनी है कि जो ट्रांजिशनल पोइट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये सारे जो 9 यहाँ पे लिखे हुए हैं वे सारे ट्रांजिशनल पोइट्स हैं और अपने वर्क को लिखते थे बेस्ड ऑन नेचर, रूरल लाइफ एंड इमोशन पे बेस्ड। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। फिर आगे है द फुगिटिव एंड सदर्न एग्रियन। तो कौन कौन से पोइट्स हैं, ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इस लिटरेरी मूवमेंट्स का ओरिजिन हुआ था वो 1920 एंड 30s के बीच में हुआ था। इस टाइम पीरियड में ये जो लिटरेरी मूवमेंट है वो एक्टिव था। यह एक ग्रुप ऑफ सदर्न राइटर्स एंड इंटेलेक्चुअल का था जो साउथ to re-establish a connection with rural agrarian past, emphasize the values of family, community and traditional southern culture को करता था। मतलब यह जो लिटरेरी मूवमेंट है वो सदर्न राइटर एंड इंटेलेक्चुअल का ग्रुप था जो री-एस्टैब्लिश करता था रूरल लाइफ पे एंड सदर्न कल्चर पे। ठीक है, इनसे जो रिलेटेड जो पोइट्स है वो हैं जेसी रैनसम, एलन टेट, डोनाल्ड डेविडसन, रॉबर्ट पेन वॉरेन। और ये जो अपने वर्क लिखते थे वो बेस्ड ऑन रिजेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, एम्फेसाइज ऑन ट्रेडिशनल वैल्यूज, इन्फ्लुएंस ऑन सदर्न लिटरेचर पे बेस्ड लिखते थे।
अब चलिए है नेक्स्ट लिटरेरी मूवमेंट, वो है किटकैट क्लब। तो स्क्रिबल्स क्लब एंड किटकैट क्लब्स के कौन कौन से मेंबर है वो आपको पूछे जाते हैं। तो किटकैट क्लब का ओरिजिन है वो 18th सेंचुरी में हुआ था। यह एक प्रोमिनेंट 18th सेंचुरी लंदन क्लब था जो सिग्निफिकेंट था बोथ पॉलिटिकल एंड लिटरेरी सर्कल से। इट वॉज ए गैदरिंग प्लेस फॉर लीडिंग विंग फिगर्स, मतलब इंग्लैंड में एक विंग था, एक विंग पार्टी था, एक टोरी पार्टी था। तो ये जो किटकैट क्लब था वो एक गैदरिंग प्लेस था केवल विंग फिगर्स का, ठीक है, विंग पार्टी का। इनसे जो रिलेटेड, जो इस क्लब से जो रिलेटेड, किटकैट क्लब से रिलेटेड जो राइटर है वो है विलियम कॉन्ग्रीव, जॉन वेगर, जोसेफ एडिसन, ड्यूक ऑफ मार्लबरो, चार्ल्स सीमोर, रिचर्ड स्टील, रॉबर्ट वॉलपोल। तो ये सारे राइटर आपको याद रखनी है कि किटकैट क्लब के मेंबर कौन कौन से हैं। और इनकी जो वर्क का थीम रहता था वो था सटायर, विद, सोशल कमेंट्री, पॉलिटिकल इंटरव्यूज एंड परस्यूट ऑफ नॉलेज पे बेस्ड अपने वर्क को ये लिखा करते थे। अगला है स्कॉटिश चौसरियन पोइट्स, जिसका ओरिजिन हुआ था 15 एंड 16 सेंचुरी के दौरान। यह एक 15 एंड 16 सेंचुरी का ग्रुप था स्कॉटलैंड में स्कॉटिश पोइट्स का, हु वेर हैवली इन्फ्लुएंस्ड बाय जॉफ्री चौसर राइटिंग स्टाइल एंड थीम्स। मतलब जब जॉफ्री चौसर थे उस समय का यह एक ग्रुप था जो फॉलो करते थे जॉफ्री चौसर को, और जॉफ्री चौसर के वर्क को इमिटेट करके अपने वर्क को इन्होंने लिखा है, इसलिए इनको स्कॉटिश चौसरियन के नाम से जाना जाता है। दिस पोइट्स ऑफन कॉल्ड मैकारिज इन स्कॉटलैंड ड्यू इंस्पिरेशंस फ्रॉम चौसर्स was particularly his use of vernacular language, dim allegory and courtly romances। और स्कॉटिश चौसरियन पोइट्स कौन कौन से थे वो देख लीजिए, रॉबर्ट हेनरिसन, विलियम डनबार, गेविन डगलस, सर लियोन्सले, किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड, हेनरी द मिन्स्ट्रेल। तो ये सारे जो राइटर हैं वो है स्कॉटिश चौसरियन। तो आपको पूछा जा सकता है कि इनमें से स्कॉटिश चौसरियन कौन नहीं है, ठीक है। आगे है फ्रेंड्स, आगे लिटरेरी मूवमेंट्स है वो है कन्फेशनल पोइट्री। तो ये क्या होता है चलिए देखते हैं। कन्फेशनल पोइट्री का ओरिजिन हुआ था 1950s एंड 60s में यूनाइटेड स्टेट में। इट इज़ अ कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स इंटेंशनली पर्सनल एंड ऑटोबायोग्राफिकल नेचर। It includes taboo topics like mental illness and trauma. This style often uses a first-person narrator and direct colloquial language. मतलब फ्रेंड्स, कन्फेशनल पोइट्री लिटरेरी मूवमेंट ऐसा मूवमेंट है जिसमें राइटर अपनी मेंटल इलनेस एंड ट्रामा को फ्रैंकली अपने वर्क में बयां करती है। मतलब अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस, उनके लाइफ में क्या चल रहा है वो फ्रैंकली अपने वर्क में उतार देती है। जैसे कि कमला दास ने लिखा है, उसे हम कन्फेशनल पोइट्री के नाम से जानते हैं। इनसे रिलेटेड जो पोइट है वो है सिल्विया पाथ, रॉबर्ट लॉवेल, एनी सेक्सटन, जॉन बैरीमन, डब्ल्यू डी सेंडग्रास। तो ये एक अमेरिकन यूएस से रिलेटेड लिटरेरी मूवमेंट है, इसलिए यहाँ पे अमेरिकन राइटर का नाम लिखा है, लेकिन इंडियन का जब बोलेंगे तो कमला दास जो एक इंडियन राइटर हैं, वो एक कन्फेशनल पोइट्री है जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, जिसमें अपने पर्सनल इलनेस, मेंटल इलनेस एंड ट्रामा के बारे में पूरा खुल के बात किया है। और ये सारे जो राइटर हैं वो अपना वर्क बेस्ड ऑन लिखते थे इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, द साइकी, पर्सनल ट्रामा लाइक मेंटल इलनेस, सेक्सुअलिटी एंड सुसाइड, सारे पे बेस्ड अपने वर्क को लिखते थे। अब चलिए देखते हैं जो हमारा लास्ट एंड नॉट लिस्ट, जो हमारा लास्ट का जो लिटरेरी मूवमेंट्स है वो है सिम्बोलिस्ट मूवमेंट।
तो ये क्या है? तो सिम्बोलिस्ट पोइट्री लिटरेरी मूवमेंट का ओरिजिन हुआ था 19th सेंचुरी इन फ्रांस में. It was a reaction against the prevailing realism and naturalism of the time. This movement sought to spiritualize literature by moving away from concrete objective description and towards the subjective and imaginative. मतलब फ्रेंड्स, इस लिटरेरी मूवमेंट में क्या होता था कि राइटर अलग अलग सिंबल यूज करके अपने वर्क को लिखते थे. इस लिटरेरी मूवमेंट से रिलेटेड जो पोइट्स हैं वो है स्टेफन मेलामेर, पॉल वर्लेने, आर्थर रिम्बाउड एटसेट्रा. तो ये सारे जो राइटर हैं वो सिम्बोलिस्ट से रिलेटेड हैं और ये अपने राइटिंग में लिखते थे बेस्ड ऑन कन्वे इमोशनल एक्सपीरियंस थ्रू द सबटल सजेस्टिव यूज ऑफ हाईली मेटाफोरिकल लैंग्वेज. और इनका वर्क का जो थीम रहता था वो लव, फियर, एंगोइश, डेथ, सेक्सुअल अवेकिंग पे बेस्ड ये लिखते थे. तो आज की वीडियो यही थी. टोटल मैंने 32 लिटरेरी मूवमेंट्स और साथ में जो पोइट्स रिलेटेड हैं उनको मैंने बहुत ही अच्छे से बताया आपको. आई होप आपको समझ में आया होगा. सो फ्रेंड्स, यह जो टॉपिक था वो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन बहुत ही काम की चीज़ है क्योंकि टू द पॉइंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने वही रखा है और सारे इम्पोर्टेंट लिटरेरी टर्म्स को मैंने यहाँ पे रख दिया है, आपको बता दिया है. तो आज की वीडियो में लिटरेरी मूवमेंट्स इन वन शॉर्ट वीडियो में आपका कवर हो गया. तो फ्रेंड्स, यह जो मूवमेंट्स है वो सारे एग्ज़ाम, यूजीसी नेट एग्ज़ाम, सेट एग्ज़ाम, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. मोस्टली यूजीसी नेट एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो अच्छे से कर लीजिएगा. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक के साथ. और अगर यह आप नोट्स पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर से जुड़े. सो थैंक यू फ्रेंड्स. बाय बाय. टेक केयर.